So, hi guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. तो आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, मेनली जो क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10. इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. तो एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से रीड कर लेते हैं क्या कहता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं अ मोनोपोलिस्ट फेसेस टू डिफरेंट डिमांड कर्व्स फ्रॉम टू काइंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. The demand curves are given by this P1 equal to 40 minus का Q1 and P2 equals to 20 minus का Q2 by 2. ठीक है, ये जनरली इनवर्स डिमांड फंक्शन दे ही रखा है. ठीक है, नाउ P1 P2 आर द प्राइसेस चार्ज बाय द मोनोपोलिस्ट फ्रॉम द टू काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड द मोनोपोलिस्ट हैज कांस्टेंट एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट. ACMC आपको 10 यहाँ पे दे रखा है. अब आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा फर्क इनमें नहीं है, मतलब इंफॉर्मेशन में, यहां तक की बात. बट द पॉइंट इज दैट क्या वो पूछ रहे हैं आगे. अब आप अगर इसको आगे रीड करो तो कहता है व्हाट इज द ऑप्टिमम लीनियर टू पार्ट टैरिफ एंड उसके बाद में क्वेश्चन है व्हाट इज द लीनियर टू पार्ट टैरिफ इफ द मोनोपोलिस्ट कुड चार्ज अ डिफरेंट एंट्री फी. इसका मतलब यहां पे सेम एंट्री फी है और यहाँ पे डिफरेंट एंट्री फी है तो दोनों लीनियर टू पार्ट टैरिफ. ठीक है, अच्छा फिर वो कहते हैं for each kind of consumers. फिर थर्ड पार्ट है suppose now that the monopolist can charge different prices from these two types of consumers and follow the policy of third degree price discrimination, what would be the price charged in each market, calculate quantity and profit in each market. अब आप देखो तो ये एक क्वेश्चन में तीन पार्ट है और तीनों पार्ट अपने आप में एक क्वेश्चन है. अगर आप इसका मार्क्स भी देखते हो तो 19 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. 19 मार्क्स का मीनिंग समझते हो, तीन पार्ट 19 मार्क्स ऑन एन एवरेज 6 नंबर से भी ज्यादा एक पार्ट के. इसका मतलब ये क्वेश्चन काफी ठीक ठाक और बड़ा है. मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ. इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों के लिए लिख ली है. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 की मार्केट 1 एंड मार्केट 2 आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना. P1 इक्वल टू 40 माइनस का Q1, ACMC 10 दे रखा है. P2 इक्वल टू 20 माइनस का Q2 बाय 2. अब जब वो मुझसे कहते हैं ऑप्टिमम लीनियर टू पार्ट टैरिफ, ठीक है, जब वो मेरे से कहते हैं ऑप्टिमल लीनियर टू पार्ट टैरिफ, एक मिनट, हाँ पहले इतना समझ लेते हैं. तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जनरली दोनों का कंज्यूमर सरप्लस निकालना है. वो मैं आपको पूरा मेथड समझा देता हूँ. ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं पहले ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ. अगर आपका तो नहीं सर हमने तो ये बना लिया तो ये भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, अब हमें क्योंकि लीनियर मतलब हमें लीनियर टू पार्ट टैरिफ, ऑप्टिमल लीनियर टू पार्ट टैरिफ सॉल्व करना है. पॉइंट वही है कि एंट्री फी होगी. इसका मतलब होता है एंट्री फी एंड एंट्री फी एंड जो P इज इक्वल टू MC ब्रैकेट में Q1 प्लस का Q2, बस वो एक फॉर्मूला होता है लीनियर टू पार्ट टैरिफ के अंदर. अब मल्टीपल वैरायटीज आ जाती है, वो कहते हैं सेम एंट्री फी और डिफरेंट एंट्री फी. ठीक है, तो अब इसको मैं एक मेथड से सॉल्व करता हूं. जब मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं आपको, अगर आप कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में देखेंगे तो कंसेप्ट सिखाया था मैंने आपको एक कि हम दोनों लोगों का डिमांड फंक्शन बनाते हैं और देखते हैं उसमें लीस्ट स्टेज बायर कौन सा है. ठीक है, या लीस्ट ईगर बायर कौन सा है. ठीक है, लीस्ट स्टेज बायर मतलब जिसकी डिमांड कम है. अब आप देखो ये कंज्यूमर 1 है और ये कंज्यूमर 2 है. कंज्यूमर 1 का जो मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे 40 है, बाकी चीजें ये 40 ये 10 ये 10 ये 40 ये सेम है. लेकिन कंज्यूमर 2 का मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे 20 है. तो एक तो ये डिमांड कर्व देख के पता लग रहा है कि ये लीस्ट स्टेज बायर है, मतलब जिसकी लोअर डिमांड है. तो पहला तो कंसेप्ट यही है. अब आपने मैंने में रखना कि मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, दोनों कंज्यूमर्स में से आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा लीस्ट एज बायर है या किसकी लोअर डिमांड है. अब आपको कहोगे सर ऐसा क्यों होता है. देखो ऐसा इसलिए होता है, अगेन मैं अपनी वाइफ और अपना एग्जांपल लूंगा. ठीक है, कि जब हम लोग कहीं पर जाते हैं और वहां पे की पेमेंट की बात आती है तो भले ही मैं कह दूं कि चलो मैं ज्यादा खर्च कर दूंगा, बट ज्यादा खर्च करने इज नॉट अ वेरी गुड थिंग. एंड पैसे बचना सबको पसंद है. मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना अगर मेरे को लगेगा कि 500 बचाए मेरी बीवी ने. तो मोस्टली क्या होता है कि मैं जब मुझे लग गया कि कहीं पर बार्गेनिंग पॉसिबल है या कहीं पर ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पे पैसे बच सकते तो ना तू ही आगे बढ़ जा. और ये होता है, चलो आपको तो सर होता है, आप अपनी वाइफ का एग्जांपल ले रहे हो, हम पे कैसे अप्लाई होगा. आप एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, 10 लोग हैं,
10 लोग ऑब्वियसली बात है अपने आप में अलग अलग डिमांड लेवल पे चलते हैं। मान लो दो दो प्रकार की डिमांड है। एक वो डिमांडर है जो कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम तो हाई प्राइस पे कर सकते हैं, मतलब हमारा विलिंगनेस टू पे हाई है। बट उनमें एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार हम हाई पे नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है कि जो हाई नहीं पे कर सकते वो फिर ग्रुप फ्रेंड सर्कल में नहीं आते, वो आते हैं। अब उस ग्रुप सर्कल को पता होता है कि ये जो दो लोग हैं ये बार्गेनिंग करेंगे, डेफिनेटली हम ना करेंगे तो पक्का करेंगे। तो वो उन्हीं को आगे रखते हैं क्योंकि उनकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो लोअर डिमांडर होते हैं। मोनोपोलिस्ट को भी पता होता है कि अगर ये लोग सेटिस्फाई हो गए तो ये अपने आप आ जाएंगे। मतलब अगर इन्होंने किसी प्राइस पे हामी भर दी या किसी एंट्री फी पे हामी भर दी तो ये लोग अपने आप आ जाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है, मतलब कोचिंग क्लास में। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल आते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल में सारे एक साथ बात नहीं करते, कोई एक बंदा बात करता है, कोई एक पर्सन या मेल फीमेल लड़का लड़की, और वो बार्गेन करते हैं और वो क्लियर कहते हैं सर दिस इज द ग्रुप ऑफ पीपल, देन आप मतलब करें। ऑब्वियसली बात है उस ग्रुप में दो चार लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम अकेले खरीद सकते हैं, इसलिए वो सामने भी नहीं आते बार्गेनिंग। बट उनमें से अब हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हमें पता है कि अगर ये लोग जो जो बार्गेनिंग कर रहा है, पता है जो बार्गेनिंग कर रहा है वो वही है जिसकी लोअर डिमांड है। अगर ये किसी प्राइस पर एडजस्ट हो रहा है तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी भी लिमिट होती है यार, उसकी भी एक लिमिट होती है। अब कोई बोला सर जी बिल्कुल फ्री में दे दो तो वो भी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को इंक्लूड करके रखते हैं। तो देखने में लग रहा है कंज्यूमर टू इज द ईगर लीस्ट एज बायर, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, कंज्यूमर टू को टारगेट करेंगे, कंज्यूमर टू को एडजस्ट करेंगे हर तरीके से। तो तुम कहोगे नाउ, ठीक है ना मेरे साथ में, नाउ कंज्यूमर टू इज ट्रीटेड बाय monopolist because he or she is a least age buyer, इज अ लीस्ट एज बायर, ठीक है। लीस्ट एज बायर भी कहते हैं, लीस्ट एज बायर होता है मेनली। इसका मतलब होता है जिसकी लोअर डिमांड होती है और लोअर विलिंगनेस टू पे होती है, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है, तो कंज्यूमर टू की डिमांड फंक्शन क्या आती है हमारे पास में, दैट पी टू इज इक्वल टू 20 - का Q2/2। इसका अगर आप टोटल रेवेन्यू निकालोगे ये हो गया 20 Q2 - का Q2 का स्क्वायर बाय 2। इसका अगर आप MR2 निकालोगे तो ये हो गया 20, मतलब अब ये टारगेट है। अब इसके हिसाब से बातें चलेंगी, तो अब इसके हिसाब से बातें चलेंगी, इसके हिसाब से प्राइस निकाल लो पहले। माइनस का ठीक है, माइनस का 2 Q2, तो ये Q2 रहा। और मार्जिनल कॉस्ट कितनी दे रखी थी मुझे क्वेश्चन में, दैट इज द 10। तो एट इक्विलिब्रियम ये एट मैक्सिमम प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सो MR2 इज इक्वल टू MC, ये हो गया 20 - का Q2 इज इक्वल टू 10, विच इंप्लाइज दैट Q2 इक्वल्स टू 10। वहीं अगर आप P2 की बात करो तो P2 कितना हो जाएगा, मतलब अब इसकी डिमांड फंक्शन रखेंगे तो Q2 10 है, तो यहाँ पे अगर हम 10 रखेंगे तो 10/2 5, तो 20 में से 5 गया 15, तो P2 आ गया 15। सोचो अगर P2 15 है तो इसका यानी यानी यही टारगेटेड हो गया, मतलब आपने यहाँ पे MR भी निकाला, ठीक है, MR भी निकाला। और अच्छा जी, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये जो हो गया ये हो गया 15, ठीक है बेटा, ये हो गया 15। और ये क्वांटिटी कितनी आ गई जी, दैट इज द क्वांटिटी कम्स अराउंड, क्वांटिटी है 10, क्वांटिटी है 10, ठीक है। समझ में आई मेरी बात। सो पहली बात, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन पोर्शन, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। अब कंज्यूमर सरप्लस निकाल लो, ठीक है, क्योंकि वही एंट्री फी होगी।
तो कंज्यूमर सरप्लस ऑफ पर्सन टू इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि सेम एंट्री फी है। ये आ गया हाफ, बेस कितना है जी, बेस है यहाँ पे 10 और हाइट कितनी है, 20 में से 15 गया 5, तो ये हो गया 25। अच्छा एक बात ये है कि जैसे P2 5 है, वो P2 15 है। नाउ ऑल, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, नाउ P2 इक्वल्स टू P1 इक्वल्स टू P इक्वल्स टू 15 के प्राइस अब सेम होंगे, क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर दिया ना। एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ ठीक है, उसके हिसाब से प्राइस चलेंगे तो 15। अब आप अगर ये देखते हो कि व्हाट अबाउट द, जैसे हमारे पास डिमांड फंक्शन थी ये P1 इक्वल्स टू 40 माइनस का Q1, 40 माइनस का Q1, तो P1 क्या रख रहे हो आप 15, तो Q1 कितना आ जाएगा 25। अगर तुमने P1 रखा 15 तो Q1 कितना आ जाएगा 25। इतनी तो कैलकुलेशन जानते हो। और एंट्री फी क्या आ जाएगी, दिस इज द एंट्री फी। अगर, क्योंकि जो ईगर, जो लीस्ट चीज बायर है वही एंट्री फी जो पे कर रहा है वो सबके लिए होगी पे। नाउ व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 2A प्लस का P माइनस MC इंटू Q1 प्लस का Q2, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये हम लोग रखेंगे यहाँ पे। नाउ 2 इंटू एंट्री फी, एंट्री फी कितनी थी जी यहाँ पे 25 प्लस का प्राइस, प्राइस कितना है जी 15 और मार्जिनल कॉस्ट कितनी जी 10 और Q1 कितना था जी 10, 10 ही था, हाँ 10 था, और Q2 कितना था जी 25। तो ये हो गया 50, ये हो गया 50 में से 10 गया 5 और ये हो गया 10 प्लस 25 35। तो ये हो गया 50, 5 5 25 और 5 3 15, 15 टू 17 175। ठीक है, ये हो गया आपका 220, 225, 25 और 25, हाँ 225। सो व्हाट इज द प्रॉफिट यार, प्रॉफिट इज जनरली 225। समझ में आई मेरी बात आपको यहाँ तक क्लियरली। सो दिस इज द मेथड, जब ऑप्टिमल लीनियर टू पार्ट टैरिफ है तो आपको ये वाला मेथड यूज करना है। ये वाला जनरली हम लोग मेथड अप्लाई कर चुके हैं। अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करते हो, होता है कभी कभी, तो समटाइम योर आंसर में वेरी, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जब आप ऑप्टिमम लीनियर टू पार्ट टैरिफ सॉल्व करो तो अब ये वाला मेथड अप्लाई करना जो मेथड मैंने आपको बताया। अच्छा एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेशन आप अपनी करना, ठीक है, क्योंकि ऑन द स्पॉट में कैलकुलेट करो तो शायद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एरर हो जाए। अगर कैलकुलेशन एरर दिखता है तो मुझे प्लीज बता भी देना, तो मैं उसको सॉर्ट आउट भी कर लूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे एक दो बच्चों ने बताया था, उससे पहले फिर मैंने ठीक किया था। ठीक है, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ इस जगह बायर, यहाँ पे कोई मिस्टेक हो सकती है तो हो सकती है। ये हो गया P2 इक्वल टू 20 माइनस का Q2 बाय 2, 20 और Q2 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, Q2 20 माइनस का Q2, ठीक है, ये हमने 10 के बराबर रखा, तो इधर गया 20 में से 10 गया 10 बचा, और अगर इसको मैं यहाँ रखूंगा 10 को, तो 10 अपॉन में 2 5, 20 में से 5 गया 15, ये ठीक है परफेक्ट है। और बाकी एक बार आप लोग अपने एंड पे चेक जरूर करिएगा। उसके बाद में ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। उसके बाद में कहते हैं व्हाट इज द लीनियर टू पार्ट टैरिफ, मतलब ये बात तो इतनी ठीक है। इफ द मोनोपोलिस्ट कुड चार्ज अ डिफरेंट प्राइस या डिफरेंट एंट्री फी फ्रॉम ईच काइंड ऑफ कंज्यूमर, डिफरेंट एंट्री फी है फ्रॉम ईच काइंड ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। अब कंसर्न आपको ये रखना है कि अगर डिफरेंट एंट्री फी है तो फिर क्या आउटकम होने चाहिए। डिफरेंट एंट्री फी का मतलब ये हो जाता है, जैसे मैं अगर आपको फर्स्ट पार्टी दिखाऊं तो फिर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं होगा ना। एंड इफ दिस मेथड इज नॉट फॉलोड, अगर ये वाला मेथड फॉलो नहीं हो रहा, देखो डिफरेंट एंट्री फी ले रहे हैं, सबसे अलग अलग प्राइस चार्ज किया जा रहा है, इसका मतलब फिर जब एंट्री हो रही है और अलग अलग प्राइस पे करके हो रही है, देन फिर मोनोपोलिस्ट मैक्सिमम कंज्यूमर्स को लाने के लिए इट इज बेस्ट फॉर हिम और हर कि वो क्या प्राइस चार्ज करे। सो दैट प्राइस इज प्रूव्ड, जो मैंने प्राइस प्रूव कर रखा ऑलरेडी, दैट इज P इक्वल टू MC।
क्योंकि मैक्सिमम कंज्यूमर्स तभी अट्रैक्ट हो सकते हैं जब उनको कन्विंस कर लो कि P इज इक्वल टू MC से बात चलेगी। समझो मेरी बात को। मैंने ना एक बार ये प्रूफ भी करके देखा था, और जो पढ़ा रहा है उसके लिए प्रूफ जरूरी है। तुम्हें टीचर को प्रूफ नहीं देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अभी इसको ड्रॉ मत करना। मान लीजिए आप एक डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हो, ये डिमांड है, ये ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि व्हाट इज द प्राइस, जैसे जैसे ये मार्जिनल कॉस्ट है, मान लिया, मान ये डिमांड फंक्शन है। अब आप कह रहे हो सर व्हाट विल बी द प्राइस, तो ये प्राइस है, ये प्राइस है, प्राइस तो कांस्टेंट रहेगा। ऐसा क्या प्राइस चार्ज करें जब पे मोनोपोलिस का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। अब इफ दे सेज दैट कि डिफरेंट एंट्री फी है, तो फिर ये वाला तो कंसेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है ना, ये एमआर वाला। यहाँ पे क्या आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले में, जो प्रॉफिट फंक्शन में एमआर वर्ड देखा है? एमआर वाली बात तो एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ये वाली, ये तो एमआर तो है ही नहीं ना। डिस्क्रिमिनेशन में एमआर वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। एग्री करते हो? तो फिर जब एमआर नहीं है, एमआर वाला नहीं है, तो फिर ये आपका प्राइस है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे जनरली, तो आप ऐसे बोलोगे कि सर देखो ऐसा होगा, ये मान लीजिए कंज्यूमर सरप्लस है, तो द सिचुएशन सेज दैट कि कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज हो जाए। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? एंट्री फी होती है। मानते हो इस बात को? अब इसी में ही, इसी सेम में ही मैं दूसरा भी डिमांड कर्व बना रहा हूं तुम्हारे लिए, याद है? क्योंकि दोनों का डिमांड कर्व का ये वाला 40-40 अमाउंट है, ये 40 और ये 20 है, पता है ना? अब सोचो तुम दोनों के लिए ही सॉल्व कर रहे हो, मतलब यू आर बेसिकली सॉल्विंग दैट प्रॉफिट इक्वल्स टू A1 कंज्यूमर 1 का एंट्री फी, A2, इसको नोट नहीं करना है, प्लस का P माइनस का MC इंटू Q1 प्लस का Q2, और प्राइस वो दोनों सेम पे कर रहे हैं। ये तो क्लियर है हम लोगों को। सो जब तुम इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व कर रखा है बट तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इन हायर स्टडीज की बात कर रहा हूं। सो द आउटकम इज बेसिकली P इज इक्वल टू MC इज द बेस्ट कंडीशन where the monopolist get the maximum profit because at that price the consumer surplus is maximum. Okay with it? P is equal to MC में कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम होता है। अच्छा, एंट्री फी क्या होती है इन द लीनियर टू पार्ट टैरिफ, टैरिफ वाले कंसेप्ट में? एंट्री फी क्या होती है? वो भी तो कंज्यूमर सरप्लस होता है। तो अगर तुमने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी जहां पे कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमम हो रहा है और वही कंज्यूमर सरप्लस एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है टू द मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट उसी को ले रहा है, तो अगर कंज्यूमर सरप्लस हाई तो मोनोपोलिस्ट का वही प्रॉफिट हाई हो जाएगा, क्योंकि वही चीज तोड़ के वहां जा रही है। तो इट इज बेस्ट कि अगर मोनोपोलिस्ट को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना तो P इक्वल टू MC करे, बट इफ एंड ओनली व्हेन द मोनोपोलिस्ट चार्ज अ डिफरेंट एंट्री फी। तो ये एक्चुअली हायर स्टडीज, मतलब जब मैं आपसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की बात कर रहा हूं वहां पे ये चीज मैं प्रूफ करता हूं, बट आपके लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं आपको रूल बताऊंगा कि भैया ऐसा रूल है। सही में आ गया मेरी बात आपको? तो अब मैं आपके लिए इसको सॉल्व करता हूं, सेकंड पार्ट जो है इसका, डिफरेंट एंट्री फी वाला, ठीक है? कोई जरूरत नहीं किसी को प्रूफ करने की, ठीक है? अब दैट इज लीनियर टू पार्ट टैरिफ but with different entry fee. So here the condition for maximum profit, condition for maximum profit is, therefore the condition for maximum profit is what? The condition for maximum profit is what? क्या होनी चाहिए बेटा कंडीशन? That is P is equal to MC. ठीक है? क्लियर है मेरी बात आपको? नाउ P is equal to MC, MC is equal to 10, so P1 equal to P2 equal to P is equals to 10. ओके, तो ये आपने रख लिया। P1 इक्वल टू 40 माइनस का Q1, P1 की वैल्यू रखी आपने 10, 40 माइनस का Q1, Q1 की वैल्यू आ गई 30।
P2 इक्वल टू 40 नहीं 20 Q2 Y2। ठीक है, तो P2 P2 इज इक्वल्स टू, अगर आपने P1 की वैल्यू रखी यहाँ पे यहाँ पे 10, ये 20 माइनस का Q2/2, ये उधर गया तो Q2/2 10 और Q2 की वैल्यू हो गई 20, तो Q2 की वैल्यू हो गई 20 और Q1 की वैल्यू हो गई यहाँ पे 30। ठीक है, अब इससे अगर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है डिफरेंट एंट्री फी है तो फिर दोनों का अलग अलग कंज्यूमर सरप्लस निकलेगा, कोई एंट्री फी द कंज्यूमर सरप्लस। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों का अलग अलग कंज्यूमर सरप्लस सॉल्व करोगे। ये P, ये Q1 P1, ये P2 ये Q2, ये डिमांडर 1 40 40 और ये 10, ये डिमांड फंक्शन है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये 10 और ये 40 था तो ये आ जाएगा, ये 40 है, ये 20 है, ये जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज 20 एंड दैट वैल्यू इज 30। ये वाला जो पोर्शन है दैट पोर्शन इज नोन एज द कंज्यूमर सरप्लस। और ये वाला पोर्शन भी कंज्यूमर सरप्लस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि कंज्यूमर सरप्लस ऑफ 1 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ये रहा, बेस कितना है जी, बेस आपका 30 है यहाँ पे, और हाइट कितनी है जी 40 माइनस 10 दैट इज 30, तो ये हो गया 450। ऐसे कंज्यूमर सरप्लस 2 कितना हो गया जी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है जी 20 और हाइट कितनी है जी 10, ये हो गया 100। समझ में आई मेरी बात आपको। और जब वो कहते हैं डिफरेंट एंट्री फी, सो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, दिस इज एंट्री फी बाय कंज्यूमर 1 प्लस एंट्री फी बाय कंज्यूमर 2 एंड प्लस P इज इक्वल टू MC Q1 प्लस का Q2, बट ये चीज जीरो हो जाएगी बिकॉज P इज इक्वल टू MC है। तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट हेयर, प्रॉफिट इज 450 प्लस का 100, सो दैट इज 650। तो जब सोचो उसने P इक्वल टू MC कर दिया तो प्रॉफिट उसका 650 आया, और जब एंट्री फी सेम रखी और प्राइजेस को उसने अलग अलग जनरली वो प्राइस बढ़ा दिए, मतलब P और MC से अलग कर दिया, MC 15 था, नहीं MC कितना था, हाँ MC 10 था और प्राइस 15 कर दिए, वो अपना दिमाग चला रहा था, उसका प्रॉफिट 225 रहा। लेकिन फिर उसने दोबारा मॉडिफाई करा चीजों को, ठीक है, प्राइस MC के बराबर कर दिया लेकिन एंट्री फी बढ़ा दी, ठीक है, तो फिर उसका जो प्रॉफिट आ गया 650। क्लियर है मेरी बात आपको या नहीं। तो एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स में जब आप आगे इकोनॉमिक्स बनोगे तो आपको यही प्रकार की चीजों को जो है लाना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट देखिएगा जरा ध्यान से, कहते हैं सपोज नाउ दैट द मोनोपोलिस्ट कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम दीज टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड फॉलो द पॉलिसी ऑफ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हाट वुड बी द प्राइस चार्ज इन ईच मार्केट। ठीक है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल नहीं है इसमें। तो हमें पता है कि जो थर्ड डिग्री होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, लिखना थोड़ा थ्योरेटिकली इन दिस द मोनोपोलिस्ट sets different prices
in each market to maximize profit, ठीक है, in each market to maximize profit. Okay, so दो मार्केट्स अलग अलग है, जैसे ये P1 इक्वल टू 40 माइनस का Q1 और ये P2 इक्वल टू 20 माइनस का Q2 बाय 2, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट तो मुझे दे रखी है यहाँ पे इसी क्वेश्चन में 10, तो मैंने क्या करा, जनरली देखो एक्चुअली होगा क्या, थर्ड डिग्री में आपने सीखा हुआ है कि दोनों अब अलग अलग सॉल्व होंगे, ठीक है, दोनों अब अलग अलग वैरायटीज पर सॉल्व होंगे। मतलब आप जैसे इसका टी आर निकालोगे तो 40 Q1 माइनस का Q1 का स्क्वायर, फिर आप इसका एम आर वन निकालोगे तो 40 माइनस का 2Q1, एम सी दे रखा है यहाँ पे 10, तो आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम एम आर वन इक्वल टू एम सी करोगे, ये हो गया 40 माइनस का 2Q1 इज इक्वल टू 10, तो Q1 की वैल्यू आ गई 15, कैसे 15, 2Q1 वहां चला गया, 40 में से 10 गया 30, जनरली ये 30 वैल्यू मतलब 30 बाय 2 दैट 15, ऐसे मैंने यहाँ पे किया, टी आर टू निकालोगे इट इज 20 Q2 माइनस का Q2 का स्क्वायर बाय 2, और फिर आप इसका एम आर टू निकालोगे, वो वैल्यू आएगी आपकी 20 माइनस का Q2, एम सी दे रखा है हमें यहाँ पे 10, ये वही है जो पहले हमने सॉल्व किया था इसका, ठीक है, तो ये हो गया 20 माइनस का Q2 इज इक्वल टू 10, तो Q2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 10, तो Q2 की वैल्यू 10 आ गई, Q1 की वैल्यू 15 आ गई। अगर आप यहाँ पे P1 की वैल्यू बात करोगे तो 40 माइनस का Q1 मतलब 15, दैट इज 25, और अगर आप यहाँ बात करते हो दैट P2 इज इक्वल टू 20 माइनस का Q2 बाय 2, तो 20 माइनस का Q2 मतलब 10 यानी 5, तो P2 आ गया 15, इंटरेस्टिंग, P1 25 है और P2 है 15, पहले वाले में कुछ और आया था, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर एक सिचुएशन ये आ गई, फिर आप इसका अलग से प्रॉफिट निकाल लो, दैट इज P1 Q1 माइनस का AC इंटू Q1, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 15, यू कैन टेक 15 एज अ कॉमन, तो यहाँ पे जाएगा 15, तो इट इज 225, मतलब अब सिर्फ कैलकुलेशन का समय लगाना, सोचने का समय नहीं लगाना। ठीक है, तो प्रॉफिट 2 की बात की आपने, तो P2 Q2 माइनस का AC इंटू Q2, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस का 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कॉमन लिया, 50 में से 10 गया तो यहाँ बचा 5, ये आ गया आपका 50, ठीक है। तो उन्होंने, अब जरा एक बार क्वेश्चन को भी पढ़ लो फाइनली, उन्होंने कहा था व्हाट वुड बी द प्राइस चार्ज इन ईच मार्केट, वो निकाल लिया आपने, P1 का 25 है, P2 का 15 है, फिर कहा था कैलकुलेट क्वांटिटी एंड प्रॉफिट इन ईच मार्केट, कैलकुलेट क्वांटिटी एंड प्रॉफिट इन ईच मार्केट, बस उन्होंने ये नहीं कहा था कंपेयर वगैरह करो, ठीक है। सो ये बेसिकली हमने यहां तक का वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11, एक मिनट, अभी अराउंड 29 मिनट्स या 30 मिनट्स हुए, मैंने वो कैमरे में देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी सी वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट ये भी है कि हमें क्वेश्चन निपटाने हैं। आप एक चीज थोड़ा सा अप्रिशिएट करने की कोशिश कर लेना, मतलब अगर आपको अच्छा लगे, और जितने लोग ये पढ़ा रहे हैं
दे मेनली फोकस ओनली कॉन्सेप्ट्स, और वो कॉन्सेप्ट वही जितने किताब में दे रखे हैं, और ओनली द लिमिटेड क्वेश्चंस जितने मैंने करे, मतलब जितना मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, दैट द कंसेप्ट विद सम न्यूमेरिकल्स, वो हो गया। बट दिस इज माय इनिशिएटिव कि मैं आपको अलग से असाइनमेंट भी करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट रखना, और बस मेरा यही कहना होगा कि अगर आपने मेरे ये असाइनमेंट कर लिया, यू बिलीव तुम्हें एग्जाम में पूरा क्वेश्चन करके आओगे, मतलब पूरा पेपर करके आओगे, तुम्हें एग्जाम में जरा सी प्रॉब्लम नहीं होगी, और तुम पेपर देने के बाद बोलोगे कि सर जो आपने कराया वो आया। और मैं आपको सच बात बताना चाहता हूं, कभी भी किसी टीचर का कराया हुआ नहीं होता, वो सिलेबस का कराया हुआ आता है हमेशा। कभी आपको लगता है ना कि जो मेरे सर ने पढ़ाया वही आया, ये दूसरों को तो नहीं, और मेरे सर ने जो पढ़ाया तो वो नहीं आया। तो टेक्निकली एक ने सिलेबस फॉलो किया और एक ने सिलेबस फॉलो नहीं किया, दैट्स इट। प्लस पीवाईक्यू फॉलो किए, क्योंकि आप देखो पीवाईक्यू है। अब ये क्वेश्चन को देखते हो अगर आप, तो इट इज 2018 क्वेश्चन, और 19 नंबर का था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, माइंड में रखना। कहते हैं मोनोपोलिस्ट इनवर्स डिमांड फंक्शन दिस एंड दिस दे रखा है, प्राइस दे रखा है 100 माइनस का क्यू एंड द कॉस्ट फंक्शन इज 0। तीन केसेस की बात कर रहा है, और तीन केसेस है, बट इट इज वेरी इजी यार, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगाना अपना, सोचने में नहीं। सब जैसे केस 1 दे रखा है इन्होंने, केस 1 है, ठीक है। कहते हैं सपोज दैट मोनोपोलिस्ट कैन परफेक्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेट अमंग द कंज्यूमर्स। अब परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हो आप। किसको बोलते गाइस? फर्स्ट डिग्री को परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके विद इट। पहला पार्ट कहता है व्हाट इज मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट इन दिस केस इज द एलोकेशन पैरेटो एफिशिएंट। अब देखो यहां पे जो कंसर्न आया ना पैरेटो एफिशिएंट, इट इज कनेक्टेड विद द जर्नल इक्विलिब्रियम। ये आप तो आगे चल के सीखोगे मेरे साथ, अभी फिलहाल इसके आंसर को लिख के रखना, एग्जाम आते आते तुम ये मीनिंग भी समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी भी बताऊंगा मैं आपको। फिर है कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस। पहले मैं आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेता हूं, यानी फर्स्ट पार्ट मतलब केस नंबर 1 सॉल्व करता हूं मैं पहले आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है आपसे, जनरली वी हैव द इंफॉर्मेशन P इज इक्वल टू 100 माइनस का Q, और जो टोटल कॉस्ट दे रखी है 0, तो एवरेज कॉस्ट also 0 and marginal cost is not defined. Again, if the total cost is 0 then marginal cost is not defined mathematically. और और मतलब मैथमेटिकली तुम जीरो को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना कभी भी, यू नेवर डिफरेंशिएट द जीरो वैल्यू। सो इन दिस केस यू नीड टू एज्यूम, सो ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो यू नीड टू एज्यूम ओनली दैट। इसलिए देखिए यहां वाले केस में आपको मार्जिनल कॉस्ट एज्यूम करनी होगी कि यस मार्जिनल कॉस्ट इज 0, ठीक है, गलती से, ठीक है। फिलहाल एक काम करता हूं मैं, अभी फिलहाल जब तक यूज नहीं हो रहा मैं नहीं लिख रहा। अब कंसर्न है केस नंबर 1, तो ये आगे चल के सब जगह इस्तेमाल होगी बात। दैट वो कहते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आपने डेफिनेटली कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, तो जो सीधे सीधे कंसेप्ट उनको मैं रीडिस्कस नहीं करूंगा, शॉर्ट में डिस्कस करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये बात तो आपको पता है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कंज्यूमर विल पे अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस टू पे, अकॉर्डिंग टू देयर विलिंगनेस टू पे मतलब ऐसा होता है कि मार्केट में बहुत सारी शॉप्स ऐसी होती हैं जो बार्गेनिंग कर लेती हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा मुझे तब पता लगा जब मैं अब मार्केट में जाता हूं अपने वाइफ के साथ में आपको कभी थोड़ी अपने वाइफ का दुखड़ा रोता रहता है ठीक है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो जो प्राइस बताता है, मान लीजिए उन्हें किसी मतलब उसका सूट का प्राइस बताया 15,000, ठीक है। मेरी वाइफ ठाए से बोलती है 5,000,
और मैं हैरान हो गया, यार कहीं मार न ले मुझे, कहीं मुझे न पीट दे दुकान वाला। तो एक्चुअली ये सब चीजें क्या है यार, और ये है कि बार्गेनिंग शुरू हो रही है। और वही कपड़ा मेरी वाइफ, मैं बता देता हूँ, 8 साढ़े 8 हजार रुपए में ले आती, जिसकी वो प्राइस 15 हजार बताता है। वही सेम कपड़ा अगर मैं खुद अकेले लेने जाता और भले मैं भी बार्गेनिंग करता, तो मैं 11 12 हजार के लेने जाता। वही कोई ठीक ठाक रिच पर्सन लेने जाता, हम तो गरीब लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास में आते हैं, ठीक ठाक रिच पर्सन लेने जाता, उस पर टैग 15 हजार का होता, वो सीधा कहते हैं कि पेमेंट कहाँ करनी है। ये क्या है, ये है कि जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो कंज्यूमर के विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग बेच रहा है। सेम कमोडिटी विल बेसिकली सेल सोल्ड ऑन अ डिफरेंट प्राइसेस। एक बात तो ये होती है, एक चीज और भी होती है, एक अब ये जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें एक चीज और इंक्लूड हो रही है, दैट इज if I want to consume one more quantity, then I am trying to pay lesser amount जो मैंने पहले पे किया था। हम कोल्ड ड्रिंक में ऐसा नहीं कह सकते। पिज्जा, हाँ, हम जब वहां पे जाते हैं पिज्जा हट या ये जो फास्ट फूड होता है, ये फूड वाले आइटम में यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं कि एक पिज्जा 150 रुपए का, दो पिज्जा 250 के हैं, ऐसा होता है, या कोई भी कमोडिटी गुड होती है। इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है, अगर एक चीज 150 की, दो चीज 250 की, या दो क्वांटिटी 250 की, तो आप कहने के लिए तो आप बोलोगे कि मेरे को एवरेज 125 रुपए का एक पड़ गया, बट वो गलत बोल रहे हो। पहला वाला पिज्जा इज ओनली द कॉस्ट ऑफ द 150, पहला वाला इज एट द 150 एंड सेकेंड वाला इज ओनली 100। अगर आप इससे लड़ोगे कि नहीं भाई 125 इसके, 125 इसके, एक मेम्स चलता भी है फेसबुक पे, है ना, 125 इसके, 125 के, वो कहेगा नहीं भाई ऐसा नहीं है, 150 का ही है। वो लोग अगर इसके बाद तो वो 100 रुपए आपको दो, मतलब समझ रहे हो, पहला वाला 150 का, दूसरा 100 का, तो ये सिचुएशन होती है। तो देखिएगा, इन दिस मोनोपोलिस्ट will charge each consumer their maximum willingness to pay, that P is equal to 100 माइनस का Q। एंड देखिए, बाय डिफॉल्ट मुझे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो 0 रखना पड़ेगा, और डायग्रामेटिक मैं डायग्राम में बना देता हूं क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा डिमांड कर बनता है स्टेट फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो एरिया है दिस वन, अब ऐसा क्यों बना रहा हूं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट 0 है, मार्जिनल कॉस्ट 10 होती है, कहीं पर भी होती है, फिर वो ऊपर हो जाती है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट 0 है, इस वजह से फिर ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, शेड हो रहा है, ठीक है गाइस। इतनी बात समझ में आती है आपको मेरी? बताओ क्या, बताओ क्या दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो रही है? एनीवन हैज एनी डाउट? नहीं, ओके। अब आपका होगा सर हाउ टू सॉल्व, देखिए ये मैंने बता रखा है, बट इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टी आर माइनस का टीसी। और अब आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए पी इंटू क्वांटिटी नहीं लगाओगे। वजह यह है कि प्राइस मान लीजिए ये वाला है, मतलब एम आर, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एम आर, जो एम आर होता है वही प्राइस होता है, ठीक है। इन द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एम आर इक्वल टू ए आर मतलब प्राइस। तो आप P इज इक्वल टू एम सी करोगे तो वो ये वाली क्वांटिटी आएगी, मतलब 0 क्वांटिटी आएगी, प्राइस ये वाला आएगा हाईएस्ट, ठीक है। एक बात होगी, लेकिन तुम अगर तो, मतलब ये वाला इन सेंस, इसके ऊपर एक और है, ये ये वाला है गाइस, ठीक है, ये वाला है, ठीक है।
वो डिटेल में ना कॉन्सेप्ट में समझा रखी है, अपने इधर क्वेश्चन न्यूमेरिकल पे फोकस करना। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन यूज करूंगा, जस्ट आई एम जस्ट यूजिंग द इंटीग्रेशन। तो ये आएगा इंटीग्रेशन दैट इज 0 टू क्यू स्टार। प्लीज ये गलती मत करना कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर रहे हो, कंसेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। एंड पी इंटू क्वांटिटी इंटू डी क्यू माइनस का टोटल कॉस्ट। अब एक क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द क्यू स्टार, हाउ टू सॉल्व द क्यू। मैं आपको यहां बता देता हूं दैट फॉर क्यू स्टार दैट P इज इक्वल टू एम सी, और P दे रखा है 100 माइनस का Q, ये 0 दे रखा है तो Q की वैल्यू हो गई 100, तो ये है आपका Q स्टार, ठीक है। 0 टू Q स्टार मतलब 100, इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रल। तो डिमांड फंक्शन है आपका ये, दैट इज 100 माइनस का Q डी क्यू, और टोटल कॉस्ट इज 0। ये आ गया 100। अब इंटीग्रेशन में इट इज 100 Q माइनस का Q स्क्वायर बाय 2, 0 टू 100, ठीक है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज, अब फॉर्मूला कैसे लगेगा, द अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो आपको यहाँ पे 100 रखना है, माइनस 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब आप यहाँ पे 100 रख दो। देन 100 इंटू 100 माइनस का 100 इंटू 100 अपॉन में 2, तो ये हो गया 10,000 माइनस का 5,000, इट इज 5,000। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में खास बात क्या होती है, देयर इज नो डेट वेट लॉस। ओके विद दैट, जो कंसेप्ट में सीखा, तो आप ये भी लिख दोगे हेयर नो डेट वेट लॉस, ऑल दी कंज्यूमर सरप्लस इज ट्रांसफर्ड टू मोनोपोलिस्ट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। तो ये फर्स्ट पार्ट था, ये तुम्हारे भाई ने सॉल्व कर दिया, दैट इज द व्हाट इज मोनोपोलिस्ट प्रॉफिट इन दैट केस। अगला है इज द एलोकेशन पैरेटो एफिशिएंट। अभी इसका आंसर सिर्फ लिख के रखना। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब भी तुम एक वर्ड पढ़ते हो एफिशिएंट, पहले तुम इतना फोकस करो, तो व्हाट डू मीन बाय द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब नो वेस्टेज, नो लॉस। लॉस मतलब नो वेलफेयर लॉस। लॉस तो होता है बिजनेस में, बट नो वेलफेयर लॉस। तो एफिशिएंसी का मतलब नो वेलफेयर लॉस। इट मीन व्हाट, अगर तुमने ये कंक्लूड कर दिया है कि इन द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन all the consumer surplus transfers to the monopolist and there is no deductible loss, that we conclude that the allocations are, जो भी हमने निकाली है, are the pareto efficient। बस इतना लिख के छोड़ देना आज फिलहाल। मतलब केस 1 का सेकंड पार्ट है, दैट वी नो दैट Q स्टार इज इक्वल टू 100, द P इज इक्वल टू 0, as we know that in the perfect price discrimination there is no deadweight loss, so the allocations are Pareto efficient। ठीक है, allocations are Pareto efficient। ओके विद इट, समझ में आ गई मेरी बात आपको या नहीं, अच्छे से बढ़िया से। सेकंड पार्ट क्या, थर्ड पार्ट कहता है, ये सेकंड पार्ट भी हो गया, कहते हैं कैलकुलेट द कंज्यूमर सरप्लस।
देखो ये बात हमें पता है कि अब जब फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन हो गया है और हमारा आउटकम्स आ गए हैं, तो जितना भी सरप्लस था वो मोनोपोलिस्ट को जा चुका है। तो क्या अब कंज्यूमर के पास कोई सरप्लस बचेगा? नहीं बचेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था। सोचो, एक क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया उन्होंने। तो थर्ड पार्ट लिखोगे आप, ऑल दी, या आप कह सकते हो ऐसे लिख लो, देयर इज नो कंज्यूमर सरप्लस because monopolist extracts the entire surplus। एक्सट्रैक्ट कहते हैं निकाल लेने को, सब कुछ ले लेते हैं वो। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिएगा, ये हो गया केस नंबर 1। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आगे देख सकते हो, तो क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन है। और यही फायदा होता है कभी कभी रिकॉर्डिंग का, रिकॉर्डेड क्लास का फायदा होता है कि हम अपनी मर्जी से देख पाते हैं। केस नंबर 1 डन हो गया। अब केस नंबर 2 पे आते हैं। नाउ कहते हैं, नाउ सपोज that monopolist can charge different prices on two segments of the market with different demand curves. The demands on two segments are Q1 जो दे रखा है 50 माइनस का 4/5 P1 एंड Q2 दे रखा है 50 माइनस का 1/5 P2। ओके, यानी टू सेगमेंट, यानी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आई मेरी बात? मतलब उन्होंने उसी चीज को थोड़ा सा बदल दिया। फाइंड आउट, जैसे ये अगला पार्ट बढ़ गया, फाइंड आउट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ द फर्म प्रैक्टिस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड उसके साथ एक पार्ट और भी है, ऑल्सो द फाइंड। अच्छा वो केस नंबर मैंने, सॉरी मैंने इसको नहीं देखा। ठीक है, ये सेकंड केस में सिर्फ एक ही पार्ट है, फाइंड आउट द थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, सॉल्व करें केस नंबर 2। या केस नंबर 2 ने लिख के हम सीधे सीधे इंफॉर्मेशन फोर्थ पार्ट लिख देते हैं इसका। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, लिख देते हैं। ओके, इट इज बेसिकली थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सो मार्केट 1, मार्केट 2। अब देखिए, अब आपको आता, मैं बस आपको सोल्यूशन देने की भी कोशिश करूंगा, और हाउ बेसिकली हाउ इज सॉल्व दिस क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि अब तो आपको आइडिया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है गाइस, दैट वी नो दैट द Q1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस का 50 ही है 30 है 50 है 4/5 P1। ठीक है, और अगर आप इसको P1 के फॉर्मेट पे लेकर आते हैं तो इधर आ गया, इधर आ गया 50 माइनस का Q1, और ये हो गया 5/4। ठीक है, चलो ऐसे रख ले, चाहो तो अंतर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मैं TR1 निकाल लेता हूँ, दिस इज द P1 इंटू Q1, है ना, P1 इंटू Q1। ये आ गया 5/4, 50 माइनस का Q1 इंटू Q1, तो हो गया 5/4 50 Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर। ये टोटल रेवेन्यू TR1, फिर हमने इसको MR1 में कन्वर्ट करा। आप भी ना साथ साथ कैलकुलेट करते रहो मेरे, ठीक है। तो 5/4 ये रहा, ये हो गया 50, ये हो गया 2Q1, और ऐसे ही मार्जिनल कॉस्ट मेरे पास जो था बाय डिफॉल्ट वो जीरो ही चल रहा है, जो गिवन ऊपर इंफॉर्मेशन में।
क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है मेरे पास में। जो जितनी इन्फॉर्मेशन बदलेंगे वो हम बदल लेंगे, जो नहीं है वो पुराने वाले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन वो केसेस के शुरू में अवेलेबल है। तो मुझे पता है कि एट इक्विलिब्रियम और मोनोपोलिस मैक्सिमम प्राइसेस MR1 equals to marginal cost. It is written as 5/4 50 minus का 2Q1 is equal to 0, 50 minus का 2Q1 is equal to 0, Q1 is equal to 25। ठीक है, Q1 is equals to 25। समझ में आई? वही अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज द प्राइस हेयर, तो प्राइस इज गिवन एज 5/4 और 50 माइनस का Q1 5/4 50 माइनस का Q1 मतलब 25, तो 25 बचा, 25 इंटू 5 अपॉन में 4, तो P1 इज समहाउ रिटन एज दैट 125/4। ठीक है, और आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला था P1 इंटू Q1 माइनस का टोटल कॉस्ट, वो 0 था। ये गिवन है 125/4 और वो गिवन था 25 माइनस का 0, ये अराउंड हो गया प्रॉफिट 1 इज इक्वल टू 3125/4। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन आप अपनी करो। ऑब्वियसली बात है, कैलकुलेशन मैंने अपने पास करके रखी हुई है, क्योंकि गलती हो जाए यार क्लास में वो नहीं अच्छी बात लगती। ठीक है, ये इस तरीके से। अब ऐसे ही मैं सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करता हूं। व्हाट डू वी हैव द सेकंड पार्ट? कि हाँ, सेकंड पार्ट पे वी हैव द डिमांड फंक्शन दैट इज 50 माइनस का 1/5 P2, 50 माइनस का 1/5 P2। और अगर आप यहां से P2 को सॉर्ट आउट करते हो देन यू विल गेट व्हाट, मतलब ये इधर आ जाएगा 50 माइनस का Q2 और फिर उधर मल्टीप्लाई होगा दैट इज 250, हाँ, माइनस का 5 Q2, तो P2 की वैल्यू आ गई 250 माइनस का 5 Q2। फिर आप यहां से TR2 निकालोगे, इट इज Q2 P2 Q2 माइनस ओनली, तो ये आ गया आपका 250 Q2 माइनस का 5 Q2 स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपने इसको सॉल्व किया, MR2 निकाला, तो वो आ गया आपके पास में 250 माइनस का 10 Q2। और आपको पता है कि एट इक्विलिब्रियम MR2 इक्वल टू MC होता है, ये हो गया 250 माइनस का 10 Q2 इज इक्वल टू 0, तो Q2 की वैल्यू हो गई 25। ऐसी P2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q2 की वैल्यू 25, तो ये हो गया 250 माइनस का P2 इक्वल्स टू 250 माइनस का 10 इंटू, नहीं ये तो MR है, कहाँ गई, हाँ 5 इंटू है, 5 इंटू 25, 25 पंजे 125, तो ये P2 बचा 125। ठीक है, ये वैल्यू बची 125, P2 इज 125। तो अब मैं अगर प्रॉफिट 2 निकाल तो फॉर्मूला होगा P2 Q2 माइनस का टोटल कॉस्ट, वो तो 0 था, ये आया 125 और मल्टीप्लाई बाय 25, 125 पंजे 3125, वही है जो ऊपर वैल्यू आई थी। ठीक है, तो एक आपने दोनों का प्रॉफिट निकाल दिया। ओके विद इट, सो यू उन्होंने सिर्फ इतना बोला था फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, वो निकाल दिया आपने। इफ द फर्म प्रैक्टिस थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, और मैंने प्रॉफिट भी निकाल दिया जो पूछा नहीं था उन्होंने। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी प्रकार की?
नहीं, चलो ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3 कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं इफ द मोनोपोलिस्ट इज नॉट अलाउड टू प्राइस डिस्क्रिमिनेट एंड हैज टू चार्ज अ सिंगल प्राइस फ्रॉम ऑल कंज्यूमर्स, इसका मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इन दिस केस। तो ठीक है, इसको जनरल मोनोपोली की तरह सॉल्व करना, एंड देन कंपेयर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर सरप्लस इन द 3 केसेस, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड द यूनिफॉर्म। ठीक है, इसमें आप इन्होंने सब कुछ सॉल्व करवा लिया, बचा ही कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या यहाँ पे उन्होंने कोई डिमांड फंक्शन दिया है? नहीं दिया। अब यहाँ पे अपन लोगों को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ये जो इंफॉर्मेशन थी, दैट इंफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस नंबर 2। ठीक है, दैट इंफॉर्मेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन द केस नंबर 2। अगर आप ऐसा रखो, सोचो, अगर आप Q1 प्लस का Q2 करते हो तो यू विल गेट व्हाट, 50 प्लस का मतलब 50 माइनस का 4/5 P, प्राइस तो सेम रखेंगे, एन प्लस का 50 माइनस का 1/5 P, तो ये हो गया 50 100, 100 माइनस का P Q, और P इक्वल टू 100 माइनस का Q। अगर आप देखो तो यही डिमांड फंक्शन दे रखा है इनिशियल लेवल पे। तो स्प्लिट जो हुआ था, ये यही सेम डिमांड फंक्शन स्प्लिट हुआ था। ठीक है, स्प्लिट हुआ था, ये यही वाला सेम डिमांड फंक्शन स्प्लिट किया गया था। समझ में आई मेरी बात? तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर डिमांड फंक्शन कौन सा वाला लेना है। केस नंबर 3, that is uniform pricing policy। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, समझ में आई मेरी बात आपको? यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। अब वी हैव P इज इक्वल टू 100 माइनस का Q एंड टोटल कॉस्ट इज गिवन एज 0। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिग्री नहीं है, कुछ नहीं, आप यूनिफॉर्म, तो आप यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट निकालोगे, टोटल रेवेन्यू माइनस का टोटल कॉस्ट करोगे, जैसे कि दे रखा है 100 माइनस का Q इंटू Q माइनस का 0, तो ये हो गया 100 Q माइनस का Q का स्क्वायर प्रॉफिट। नाउ सिंपली डिफरेंशिएट योर प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू Q, यू विल गेट 100 माइनस का 2Q एंड माइनस का 0, मतलब टोटल कॉस्ट तो 0 ही है, एंड फॉर ऑप्टिमाइजेशन पुट इट इक्वल टू 0, देन यू विल गेट Q इज इक्वल्स टू 50 एंड प्राइस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50। ठीक है, और अब आप अगर यहाँ पे इनका प्रॉफिट निकालते हो तो प्रॉफिट इज व्हाट, दैट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 50, इट इज 2500। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से? और देखिए, हमेशा ध्यान रखना मोनोपोली के केस में, जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, हाँ यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम इसका। ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी, ठीक है, और ये हो गया डिमांड कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो 0 ही है, वो मतलब तुम्हें चाहते हो तो बना लो, चलो, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व रिमेन 0, वो ये बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे, जनरली अगर आप देखोगे तो MR कर्व तुमने कुछ ऐसा बनाया, दिस इज MR कर्व, और ये MR हो गया। अब जहां ये कट हुआ है, यहां ये कट हुआ है, दैट इज द मोनोपोली प्राइस, और ये मोनोपोली क्वांटिटी, तो ये तो 100 हो गई मोनोपोली क्वांटिटी, एंड मोनोपोली प्राइस का दे रखा था यहाँ पे, दैट इज मोनोपोली प्राइस का दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 50। अच्छा एक गलती करो मैं, ये भी 50 है, ठीक है, तो ये भी 50 हो गया और वो भी 50 हो गया, तो बोथ आर 50-50। क्लियर? अब तुम जरा एक बात बहुत जरा ध्यान से समझो कि जैसे ये हमने पूरा डायग्राम बनाया, अब इसमें क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट मेरी 0 थी, जो कि मैंने अज्यूम की थी, तो
अब ये वाला पोर्शन अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता तो पूरा कंज्यूमर सरप्लस होता, अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होता। लेकिन क्योंकि मोनोपोली है तो उस वाले केस में ये जो पॉइंट आया मेरा, दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस। ये वाला जो पोर्शन आया दैट इज माई डेट वेट लॉस, और ये वाला जो पोर्शन आया दैट इज माई प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख दूं तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द कंज्यूमर सरप्लस जिसकी वो बात कर रहे थे मेरे से। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस, इसे आप कंज्यूमर सरप्लस नाम दोगे। ठीक है, और इसके थोड़ा कलर बदल देते हैं। दिस इज माई डेट वेट लॉस। ठीक है, और दिस पोर्शन इज द मोनोपोली प्रॉफिट। मुझे बताओ यहां तक मेरी बात आपको सही में? पहले तो आप डायग्राम को नोट कर लो अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, एक सेकंड, आप जल्दी से फटाफट डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए मेरे साथ में। परफेक्ट है। ठीक है जी, कंज्यूमर सरप्लस वगैरह। अब हमें यहाँ पे इसके आगे क्या सॉल्व करना है? वी नीड टू सॉल्व द कंज्यूमर सरप्लस, वो वाला पोर्शन हो गया। अब एक क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, प्रोड्यूसर सरप्लस। देखिए, प्रोड्यूसर सरप्लस और प्रॉफिट। प्रोड्यूसर सरप्लस मतलब व्हाट द अमाउंट प्रोड्यूसर गेट। अगर सेलर ही प्रोड्यूसर है तो जो भी उसका प्रॉफिट होगा वही उसका सरप्लस होगा। तो जब आप कहते हो कंज्यूमर सरप्लस तो आप बात करोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे जो प्रोपोर्शन आएंगे दैट इज हाफ इंटू बेस। बेस मतलब ये 50, हाइट मतलब दैट दिस वन, दैट इज ये 100 था, तो ये 100 माइनस का 50, इट्स 50। तो ये आ गया आपका 220, दैट इज 2500 अपॉन में 2, इट इज 1250। सो दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस। ऑल्सो जब आप बात करते हो प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो एक्चुअली प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है वो प्रॉफिट होता है ऑफ द मोनोपोलिस्ट, अगर इफ इफ बोथ आर सेम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी में बनाने वाले कोई और है, बेचने वाला गवर्नमेंट है। ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो मतलब ऑनरशिप किसी और की होती है, प्रोवाइडर कोई और होता है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि वो इंटरनेट प्रोवाइडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसकी बात कर रहा हूं। तो जो प्रोड्यूसर सरप्लस होगा दैट इज द प्रॉफिट, और यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 50 इंटू 50। ठीक है, सो दिस इज द 50 मल्टीप्लाई बाय 50, so this is 2500। ओके विद इट? अब यहां तक हमारी बात समझ में आ गई। अब वो कहते हैं कि कंपेयर द सरप्लसेस। जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे दे बेसिकली मेंशन दैट कंपेयर, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया फिफ्थ पार्ट। फिर वो कहते हैं कंपेयर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर सरप्लस इन द थ्री केसेस। परफेक्ट, मतलब पहला पार्ट, फिर थर्ड डिग्री वाला, और ये लास्ट वाला। ठीक है, अब लास्ट वाला तो आपने सॉल्व कर लिया है, ये तो चलो ऐसे ही है। अब आप चाहो तो मैं दोबारा से वहां पे सॉल्व कर लेता हूं, या फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे सरप्लस कंपैरिजन। सरप्लस कंपैरिजन, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे केस नंबर 1 की बात करते हो, सो कंज्यूमर सरप्लस, सोचो कंज्यूमर सरप्लस इन द फर्स्ट केस, क्योंकि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन था, वो तो मोनोपोलिस्ट के पास चला जाएगा, तो उस केस में उनका वो जीरो हो गया। ठीक है, और प्रोड्यूसर सरप्लस इज द प्रॉफिट जो मोनोपोलिस्ट को मिला है, वो कितना था? वो मैं आपको बता देता हूं, कहां है, ये रहा। दैट इज दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट, दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, वो आपने आप मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आता है केस नंबर 2। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस। अब कंसर्न समझो, केस नंबर 2 की अगर आप बात करते हो तो यहां का केस नंबर 2 कहां गया, ये रहा। तो केस नंबर 2 वाले केस में आप सॉल्व करना, आपको जनरली मिलेगा, क्योंकि आपने दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करा है। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज दिस, मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों को एड ऑन कर दोगे तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया। और
और जनरली अगर आप कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हो तो दोनों डायग्राम को, ये आप खुद करके देखना, होमवर्क दे रहा हूं, दोनों डायग्राम को बनाओगे आप ये इस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, दिस वन पोर्शन इज व्हाट, दिस इज द कंज्यूमर सरप्लस, तो वो आप निकाल लोगे, क्योंकि उन्होंने बोला सिर्फ निकाल के पता, कंपेयर करके रखना। ठीक है, ओके। केस नंबर 2, ये डू इट बाय योर सेल्फ। और एक है केस नंबर 3 जो मैंने सॉल्व किया, कंज्यूमर सरप्लस इज 1250 और प्रोड्यूसर सरप्लस है इट इज 2500। ओके, तो एक मैंने आपको होमवर्क दिया है वाला, या आप अपने एंड पे करना, बाकी हमारा डिस्कशन हो गया। कंपैरिजन में हमें बताना है कि कहां पे ज्यादा है। तो अगर आप इसे देखो तो फर्स्ट डिग्री प्रायर डिस्क्रिमिनेशन में ज्यादा है, लेकिन जब आप बात करते हो वेलफेयर की तो वहां पे देखना कि दोनों का सम अप। ठीक है, तो फिर भी हमें यहीं पर ही केस नंबर 1 में दिख रहा है, बाकी केस नंबर 2 का भी आप सॉल्व करना, जो भी आउटकम होगा वो आप बता दीजिएगा। तो हमने वाला बी पार्ट कर लिया। अब आज वाली क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पोर्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।